Hello everyone, good morning and welcome to the weekly revision current affairs class। 23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उससे आज हम दोबारा रिवाइज कराएंगे। 200 प्लस का पार्ट 4 है ये। इसके अलावा आज की क्लास का जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेशनल न्यूज की तरफ। पहला सवाल, नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताइए जो कि जोर देता है ऑन ग्रीनर नेशनल हाईवेज। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए हरित पथ ऐप। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है हरित पथ ऐप जो कि डेवलप किया गया है बाय NHAI। इसके तहत वो जोर देते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो और ज़्यादा ग्रीन हो। इसके चारों तरफ, हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग के चारों तरफ पेड़ लगाने से हमारा हाईवे बिल्डिंग का जो कॉस्ट है और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 25% तक कम हो जाएगा। और इसके अलावा हमारा 2023 का मिशन है कि भारत में जितने भी नेशनल हाईवेज हैं वो 100% ग्रीन हो जाए। और ये जो ऐप है हरित पथ ऐप, ये मॉनिटर करेगा कि कहाँ पर कौन कौन से हाईवे पे कौन कौन से टाइप के पेड़ लगाए जाएंगे, उनकी क्या स्पीशीज़ होगी, उनमें क्या मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ दरकार होगी, ये सब मॉनिटर किया जाएगा बाय दी हरित पथ ऐप। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान जो कि हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए वरदान साबित हुआ है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पुलिस ने बुजुर्गों के लिए लॉन्च किया है एक नया अभियान जिसका नाम है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। ये जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए एक बूंद साबित हुआ है, बिकॉज कोरोना महामारी में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई है और ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है जो अकेले रहते हैं। तो वहाँ की पुलिस उन लोगों का ध्यान रखती है, उनके हेल्थ से लेके उनके खाने पीने का यानी कि फूड का और मेडिसिन का ध्यान रख रही है मध्य प्रदेश की पुलिस। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, वन अरेंज मर्डर किताब के लेखक कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी चेतन भगत। चेतन भगत ने लिखी है ये किताब जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर और इसका सिनेमैटिक ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो गया है। ये किताब पब्लिश की जा रही है बाय वेस्टलैंड पब्लिकेशंस और ये रिलीज की जाएगी 28 सितंबर 2020 को। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की सरकार ने हमारे निर्माण मजदूरों के लिए एक रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने हमारे निर्माण श्रमिकों के लॉन्च किया है निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान। इसके तहत जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और ये अभियान चलेगा 15 दिनों तक, यानी कि 24 अगस्त से लेके 11 सितंबर 2020 तक। इसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्कूल रहेगा जहाँ पर ये कैंपेन चलाया जाएगा। जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो खुद को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स देके, जैसे कि आधार कार्ड, उनका लोकल आधार कार्ड, उनका लोकल एड्रेस, उनका बैंक अकाउंट नंबर, ये और उनका सबसे इम्पोर्टेंट है उनका सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स देके वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और इसके साथ साथ उनकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो भी इमीडिएटली कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें ये जो कैंप है इसमें टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की सरकार ने अनाउंस किया है कि वो हमारे प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम्स बनवाएंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी कर्नाटका। कर्नाटका ने अनाउंस किया है कि वो हमारे प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रांजिट होम्स बनवाएंगे। ऐसा सिमिलरली केरला ने एक इनिशिएटिव लिया था और उनकी देखा देखी अब कर्नाटका ने ये अनाउंसमेंट की है और इसके लिए वो शुरुआती दौर में 4 ट्रांजिट होम्स बनवाएंगे जिनकी ईच की कॉस्टिंग है 50 करोड़ रुपए। एक ट्रांजिट होम में लगभग 3000 मजदूरों को एकोमोडेट किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्हें अपना एक पर्सनल किचन भी अवेलेबल रहेगा ताकि वो अपना खाना खुद बना सके।
उन्हें जो रेंट है वो काफ़ी नॉमिनल पे करना होगा और वहाँ पर वो रह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इंडियन एयरफोर्स द्वारा लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम बताइए जो कि उम्मीदवारों को करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, माई एफ। इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल जिनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने 24 अगस्त को लॉन्च किया है माई एएफ। इसके तहत जो भी एस्पिरेंट्स है इंडियन एयरफोर्स के, वो अपनी करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें बताया जाएगा कि क्या उनका सिलेबस है, उनके क्या क्या ट्रेनिंग शेड्यूल्स वगैरह रहेंगे, उन्हें क्या सैलरी मिलेगी, क्या पर्क्स वगैरह हैं। सो ये सब वहाँ पर डिटेल्स अवेलेबल रहेंगी और वो चेक किया जा सकता है। और ये जो एप्लीकेशन है ये डेवलप किया गया है अलॉन्ग विथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटिंग, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ मिलकर ये एप्लीकेशन बनाया गया है और इसे आईएएफ के हेडक्वार्टर्स वायु भवन से लॉन्च किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से किस कंपनी ने लॉन्च किया है दी एनीवेयर स्कूल जिसके तहत वो ऑनलाइन लर्निंग को बूस्ट करने के लिए 50 नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, गूगल ने लॉन्च किया है द एनीवेयर स्कूल और ऑनलाइन लर्निंग को बूस्ट करने के लिए उन्होंने 50 नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद है, तो जितने भी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ है वो सबसे ज़्यादा गूगल के जी सूट या फिर जी मीट या जी क्लासरूम से के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। और स्टूडेंट्स और टीचर्स की सुविधा के लिए गूगल ने लॉन्च किया है दी एनीवेयर स्कूल्स और इसमें 50 नए फीचर्स हैं जिसके तहत टीचर्स और स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस होगा पढ़ाई में। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, टाटा डिजिटल ने हाल ही में एक इंटीग्रेटेड ऐप लॉन्च किया है जिसके तहत वो अपने सारे कंज्यूमर ऑफरिंग्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म्स में क्लब कर देंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, सुपर ऐप। टाटा डिजिटल ने हाल ही में सुपर ऐप लॉन्च किया है जिसके तहत वो उनके जितने भी कंज्यूमर ऑफरिंग्स है उन्हें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे, जैसे कि क्लिक ऐप है उनका, या फिर स्टार ऐप है, या फिर उनका क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप है क्रोमा। इन सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया जाएगा। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, डेली राइज 2020 द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, 3 लोगों ने मिलकर ये किताब लिखी है। पहली है मोनिका अरोरा जो कि एक एडवोकेट है, दूसरी है सोनाली चितलकर जो कि पॉल साइंस की टीचर है, और तीसरी है प्रेरणा मल्होत्रा जो कि एक इंग्लिश की टीचर है एट दी दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ये किताब पब्लिश करेगी गरुदा प्रकाशन पब्लिश करेगी। इसके अलावा ब्लूम्सबरी इंडिया ने इसे लॉन्च करने का निर्णय लिया है ऑन 22 अगस्त 2020। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, इनमें से किस राज्य ने महिला बेनिफिशियरीज को मुद्रा लोन प्रोवाइड करने में प्रथम स्थान हासिल किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, तमिलनाडु ने टॉप किया है इन प्रोवाइडिंग मुद्रा लोन स्कीम टू विमेन बेनिफिशियरीज। दूसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पर है कर्नाटका। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके तहत वुमेन बेनिफिशियरीज को इन 3 स्टेट्स ने टॉप लोन्स प्रोवाइड किए हैं और जितने भी टोटल लोन सैंक्शन अब तक किया गया है उसमें से 52% वुमेन बेनिफिशियरीज को दिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की सरकार ने अब तक 58,227 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है, वेरेज वेस्ट बंगाल की सरकार ने दिया है अब तक 55,232 करोड़ का लोन, और कर्नाटका की सरकार ने 47,714 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है अप टू 31 मार्च 2020। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, इनमें से किस राज्य में कंडक्ट किया जा रहा है थुम्बी महोत्सव 2020 जो कि पहला राज्य का ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज
सी केरला। केरला में कंडक्ट किया जा रहा है थुम्बी महोत्सव 2020। पहली बार इसे कंडक्ट किया गया था वर्ष 2018 में और इसे कंडक्ट कर रही है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, SOS यानी कि सोसाइटी फॉर ऑर्डिनेट स्टडीज़ के साथ मिलकर। और इसमें जो ड्रैगन फ्लाई है और उनकी जो बाकी जातियां हैं उनको कैसे प्रिजर्व किया जा सके इस पर चर्चा होगी और कैसे जो हमारा ह्यूमन इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे उसे कम किया जा सके ताकि इन स्पीशीज़ को बचाया जा सके, उस पर भी बात की जाएगी और लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, इनमें से किस राज्य में नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी ओडिशा। ओडिशा में मनाया जाता है नुआखाई फेस्टिवल और ऑल्सो इन सम एरियाज ऑफ झारखंड, जहाँ पर जो उड़िया कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेंट है। इसमें ये अपने भगवान की पूजा करते हैं और उन्हें ग्रैटिट्यूड देते हैं कि उन्होंने उन्हें उस साल अच्छी फसल दी है। और ये गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है, यानी कि गणेश चौथ के अगले दिन मनाया जाता है, जिसे तिथि में आता है जिसे पंचमी कहा जाता है और ये नॉर्मली सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ अगस्त टू सितंबर। चलिए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत हमारे भारतीय रेलवेज ने 6 राज्यों में कितना मैंडेज ऑफ वर्क प्रोवाइड किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई 6,40,000 मैंडेज हमारी भारतीय रेलवेज में प्रोवाइड किया है 6 राज्यों में अंडर द गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इन मैंडेज में उन्होंने लगभग 165 जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम करवाया है और 21 अगस्त का डेटा अगर हम माने तो 12,276 वर्कर्स को काम पर लगाया गया है इस अभियान के तहत और उनके लिए ऑलरेडी 1410.35 करोड़ का सैंक्शन किया गया है बाय द गवर्नमेंट। ये पैसे ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को जो जो प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है उसके लिए। और ये जो 6 राज्य हैं जहाँ पर हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है प्रवासी मजदूरों की, उन्हें काम पर लगाया गया है। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं वो 6 राज्य कौन कौन से हैं। पहला है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और यूपी। यहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूरों की पॉपुलेशन है और उन्हें काम पर लगाया गया है। चलिए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां सवाल, किस वर्ष से दुनिया का सबसे लंबा जो बस रूट है जो कि चलेगा फ्रॉम दिल्ली टू लंदन स्टार्ट होगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, वर्ष 2021 से दुनिया का जो सबसे लंबा बस वॉयेज है जो चलेगा फ्रॉम दिल्ली टू लंदन स्टार्ट होगा। 2021 से ये चलेगा, ये 18 कंट्रीज़ को कवर करेगा और ये दिल्ली से लंदन पहुंचाएगा इन 70 डेज। और इसमें पर पर्सन का जो चार्ज होगा ट्रैवलिंग का वो होगा 15 लाख रुपए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की सरकार ने लॉन्च किया है हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड फिटनेस कैंपेन उन छात्रों के लिए जो कोरोना वायरस के कारण अपने घर पर ही सीमित है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया है एक फिटनेस कैंपेन जिसका नाम है हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड और इसके लिए एक यूट्यूब चैनल सेटअप किया गया है जिसमें हर वेडनेसडे एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जहाँ पर कई सारी एक्सरसाइजेज मेडिटेशंस वगैरह कराई जाएंगी और जो भी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो इसे चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट बूट कैंप भी सेटअप किया था जो चला था फ्रॉम 10 अगस्त 2020 टू 22 अगस्त 2020। इसके भीतर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल्स है वो इनकॉर्पोरेट किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां सवाल, भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, केरला। केरला के अंगावाली में सेटअप किया जाएगा भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर। इस सेंटर के तहत इनका मकसद यही है कि जो औरतों के लिए एक सेफ
प्लेस हो अवे फ्रॉम होम, इसके लिए ये सेटअप किया जा रहा है। इसके अलावा वो अपना जो भी कौशल है, चाहे वो आर्ट में हो, कल्चर में हो या फिर हैंड वूमन हो, ये सब कोई भी अपना जो कौशल है वो यहाँ पर प्रेजेंट कर सकती है और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट कर सकती हैं ग्लोबली। इसके अलावा जो यंग मदर्स हैं उनके लिए एक डे केयर और क्रिश की सुविधा भी उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां सवाल, हाल ही में केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लॉन्च किया है पहला मेराइन एम्बुलेंस, उसका नाम क्या है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए प्रतीक्षा। प्रतीक्षा नाम का पहला मेराइन एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है केरला के मुख्यमंत्री द्वारा। इसके अलावा 2 और एम्बुलेंस लॉन्च किए गए थे उसी सेम डे, यानी कि 27 अगस्त को 3 एम्बुलेंस टोटल में लॉन्च किए गए हैं, जिसका नाम है प्रतीक्षा, प्रत्याशा और करुण्या, और इसे डेवलप किया गया है बाई कोची शिपयार्ड लिमिटेड। हर साल बहुत सारे लगभग 30 से ज़्यादा हमारे जो मछुआरे हैं उनकी जान जाती है और उनको बीच में, पानी के बीच में सुविधा देने के लिए लॉन्च किया गया है ये मेराइन एम्बुलेंस। और ये जो एम्बुलेंस है इसकी कॉस्टिंग है 6 करोड़ 8 लाख ईच। इसमें टोटल 10 बेड्स अवेलेबल है और 5 लोगों को आईसीयू की सुविधा भी एट अ टाइम दी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ इसमें मेडिसिन अवेलेबल रहेंगे, पोर्टेबल मॉर्चुरीज रहेंगे और 4 रेस्क्यू टीम्स रहेंगी ताकि कोई भी हादसा हो इन द मिडल ऑफ द सी तो हमारे मछुआरों को बचाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां सवाल, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बुक जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव, इनमें से किसने रिलीज किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल हैं, उन्होंने रिलीज की है ये किताब जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। जैसा कि मैं आपको बता रही थी ये इंडियन एयर चीफ जनरल है और ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने की है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और डॉक्टोरल कैंडिडेट्स हैं, और इसे पब्लिश किया गया है बाई क्लॉज, जो कि है हमारा सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। चलिए बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां सवाल, श्री राजनाथ सिंह द्वारा एनसीसी की ट्रेनिंग के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है उसका नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी DGN CC ऐप लॉन्च किया गया है हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा एनसीसी ट्रेनिंग के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण सभी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद है और इसमें जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए लॉन्च किया गया है ये ऐप। इसमें वो अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं, इसके अलावा उनके क्या स्केड्यूल्स हैं वो भी वो पता लगा सकते हैं, उनके स्टडी मटेरियल्स वगैरह भी इसमें अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक क्वेरी का ऑप्शन है कि कोई भी एनसीसी का कैडेट है जिसे कोई भी क्वेरी हो वो वहाँ पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और जो एक्सपर्ट पैनल है बैकएंड में वो उन क्वेरीज का जवाब देंगे। चलिए बढ़ते हैं अब इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। 20वां सवाल, इनमें से किस देश ने हाल ही में वेस्ट नाइल वायरस से होने वाली पहली मौत वर्ष 2020 में रिपोर्ट की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी स्पेन। स्पेन ने रिपोर्ट की है पहली मौत वर्ष 2020 में ड्यू टू वेस्ट नाइल वायरस। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो सबसे पहली बार हुआ था इन द कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द ईयर 1999। अब तक टोटल 35 लोगों को इन्फेक्ट किया जा चुका है इन द सदर्न रीजन ऑफ एंडालूसिया। एंडालूसिया के सदर्न रीजन में 35 लोग इन्फेक्ट हुए हैं और 1 जन की मौत हुई है। चलिए बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां सवाल, इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम ऑफ द इंडियन पवेलियन एट द आर्मी 2020 इनमें से किस देश में इनॉग्रेट किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए रशिया। रशिया में इनॉग्रेट हुआ है इंडिया पवेलियन एट द आर्मी 2020। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये जो फोरम है ये पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री और ये चला था
23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में एट द पेट्रियोटिक पार्क, जो कि है मॉस्को के बाजू में, और यही उनका वेन्यू रहा है वर्ष 2015 से। और इसमें कई देशों के जो एक्सपर्ट है, डिफेंस एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको एक साथ बुलाया गया है और उनसे के साथ मिलकर ये चर्चा की गई है कि कैसे हम 3D टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं हमारे इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन करने में और उन्हें यूज़ करने में। इसके अलावा उनके मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस के ऊपर भी चर्चा की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां सवाल, WHO ने हाल ही में अफ्रीका को इनमें से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, वाइल्ड पोलियो। WHO ने हाल ही में अफ्रीका को वाइल्ड पोलियो से घोषित किया है और इसके अलावा अब अफ्रीका से 2 बीमारी चली गई हैं, इरेडिकेट हो गई हैं। पहला है वाइल्ड पोलियो और दूसरा है स्मॉल पॉक्स। इसके अलावा ये बीमारी अब सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देखी जाती है। चलिए बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां सवाल, इनमें से किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसका नाम है जार बॉम्ब, उसके ब्लास्ट का एक डीक्लासिफाइड वीडियो रिलीज किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, रशिया। रशिया ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसे जार बॉम्ब कहा जाता है, उसके ब्लास्ट का वीडियो रिलीज किया गया है। ये बॉम्ब को टेस्ट किया गया था 30 अक्टूबर 1961 में। 40 मिनट का ये वीडियो रिलीज किया गया है और ऐसा कहा जाता है कि ये 3333 टाइम्स ज़्यादा घातक है उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स पे जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ। 24वां सवाल, इनमें से किस बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी ने हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, HSBC इंडिया। HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम्स अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए। तो ये जो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम है, इसमें जो डिपॉजिट लिया जाएगा वो काफ़ी सिमिलर होगा टू टर्म डिपॉजिट। इसका लेकिन एक फ़ायदा है कि जो इनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, इन्हें पता रहेगा कि इनका रिटर्न क्या है, यानी कि स्टेबल और प्री अग्रेबल रिटर्न्स इस पर दिए जाएंगे जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा है। इसके तहत जो HSBC इंडिया है वो जो भी ग्रीन और क्लीन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, खाली उसकी ही फंडिंग करेगी इस प्रोग्राम में जो भी डिपॉजिट्स इकट्ठे हुए हैं उसके से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां सवाल, इनमें से किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने निर्णय लिया है कि वो अक्वायर करेंगे भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस को? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, ICICI लॉम्बार्ड। ICICI लॉम्बार्ड एक्वायर करेगी भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस को एक अग्रीमेंट के तहत, एक अरेंजमेंट के तहत। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस खुद एक पार्टनरशिप का हिस्सा है जिसमें भारतीय एंटरप्राइजेस का 51% स्टेक है और जो अक्सा फ्रेंच इंश्योरर है अक्सा, उसका 49% स्टेक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां सवाल, हाल ही में RBI ने अपनी एनुअल रिपोर्ट 2019-20 की रिलीज की है और उनके हिसाब से जो 2019-20 की जो इनकम है उसमें कितना इजाफा हुआ है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, 28.97% का इजाफा हुआ है RBI की एनुअल रिपोर्ट 2019-20 के तहत। तो चलिए बात कर लेते हैं। वर्ष 2018 और 19 में जो RBI की इनकम थी वो थी 1,49,672 करोड़ रुपीज़, जो बढ़ करके हो गई है वर्ष 2019-20 में 1,93,036 करोड़। चलिए बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां सवाल, इनमें से किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है कि वो अब सैटेलाइट डेटा को यूज़ करेंगे जो भी हमारे किसान हैं उनके ऋण योग्यता को आंकने के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, ICICI बैंक। ICICI बैंक ने अब ये निर्णय लिया है कि वो उपग्रह डेटा को यूज़ करेंगे जिसके तहत जो भी हमारे किसान हैं उनकी जो ऋण योग्यता है उनको
उनका आकलन किया जाएगा। इससे कॉस्ट सेविंग भी होगा, बिकॉज उन्हें अपने एग्जीक्यूटिव्स को भेजना पड़ता था फिजिकली अपने जो फार्मर्स हैं उनके लोकेशन पे, ताकि वो उनके लैंड देख सके। उसके अलावा वो क्या इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो क्या क्या क्रॉप्स यूज़ करते हैं, उनका क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, इन सबको एनालाइज करने के लिए उन्हें फिजिकली अपना एक एग्जीक्यूटिव भेजना पड़ता था। लेकिन सैटेलाइट डेटा के माध्यम से अब उन्हें एक ज़्यादा क्लियरर पिक्चर भी मिल जाएगी इन अ वेरी स्मॉल टाइम। इससे जो उनकी कॉस्ट सेविंग है वो भी होगा, और इसके अलावा जो उनका लोन प्रोसेसिंग टाइम है वो भी घट जाएगा। नॉर्मली उनका जो लोन प्रोसेसिंग टाइम था वो था लगभग 15 दिन, जो कि काफ़ी कम हो जाएगा आफ्टर यूजिंग सैटेलाइट डेटा। चलिए बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां सवाल, इनमें से किस संगठन ने एनबीएफसी एमएफआई के लिए ऋण गारंटी कार्यक्रम शुरू किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी नाबार्ड। नाबार्ड ने एनबीएफसी एमएफआईएस के लिए ऋण गारंटी कार्यक्रम शुरू किया है, और उनका ऐसा मानना है कि इनिशियल फेज में इससे मदद होगी 2500 करोड़ की फंडिंग की, और उनका टारगेट है कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख घरों को वो टारगेट करे। जस्ट अ मिनट, यस, 10 लाख घरों को वो टारगेट करे इससे 28 राज्यों में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29वां सवाल, हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत जो मुंबई की सबअर्बन रेलवे सिस्टम है उसकी नेटवर्क कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई $500 मिलियन। $500 मिलियन का एक लोन अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत जो मुंबई का सबअर्बन रेलवे सिस्टम है उसकी नेटवर्क कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, ये अग्रीमेंट साइन हुआ है हमारी केंद्रीय सरकार के बीच, महाराष्ट्र की सरकार के बीच। इसके अलावा इसमें हिस्सा है मुंबई की रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड का और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। इसके अलावा जो ट्रैवल टाइम है उसे भी कम करने की कोशिश की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां सवाल, इनमें से कितने प्रतिशत तक स्टेक अडानी ग्रुप खरीदेगा इन दी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी 74%। अडानी ग्रुप 74% स्टेक खरीदेगा इन दी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, और एआईआई के बाद यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बाद ये लार्जेस्ट प्राइवेट नेटवर्क होगा जिसके पास इतने सारे एयरपोर्ट्स का स्टेक है। हाल ही में हमारी केंद्रीय सरकार ने 6 एयरपोर्ट्स को बेच दिया है टू अडानी ग्रुप, और ये 50 साल की लीज पर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। 31वां सवाल, इनमें से किस बैंक ने हाल ही में एडोब के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत वो अपने ग्राहक अनुभव को बढ़ाएंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में एडोब के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत वो जो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन्हें एक पर्सनलाइज्ड डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा उनके जो न्यू कस्टमर्स हैं उनको भी एक डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा एनी टाइम एनीवेयर। चलिए बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ। 32वां सवाल, इनमें से किस बैंक ने हाल ही में लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है हमारे भारतीय युवा पीढ़ी के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट। चलिए बात कर लेते हैं, ये जो हमारी युवा पीढ़ी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है उनके लिए लॉन्च किया गया है। इसमें जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है हमारी युवा पीढ़ी के लिए वो है 25,000 रुपये, लेकिन उनके पास एक ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। अगर कोई भी कारण से वो अपने बैंक में 25,000 रुपये हर महीने मेंटेन नहीं कर सकते तो उन्हें अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से इतनी ही धनराशि खर्च करनी होगी। इसके अलावा वो एक एडिशनल इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ 20,000 रुपीज़ पर ईयर। ये हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस है फॉर कोविड-19। चलिए
बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां सवाल, इनमें से किस बैंक ने ओमनी कलेक्ट नाम का वन स्टॉप सोल्यूशन बिजनेसेस के लिए लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए HSBC इंडिया। HSBC इंडिया ने ओमनी कलेक्ट नाम का एक वन स्टॉप सोल्यूशन बिजनेसेस के लिए लॉन्च किया है। इसके तहत जो HSBC इंडिया के कस्टमर्स हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे कि छोटे छोटे बिजनेसेस हैं और जो कस्टमर्स हैं वो अलग अलग मोड्स ऑफ पेमेंट यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए, और बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इसको समझ नहीं पाते या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इतने सारे मोड्स ऑफ पेमेंट्स को मेंटेन करने के लिए, और उन्हीं के लिए HSBC इंडिया लेके आई है ओमनी कलेक्ट। इसके तहत जो उनके अलग अलग मोड्स ऑफ पेमेंट है उन्हें एक ही जगह इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी कि एक ही जगह एक ही जगह उसे इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी कि जो बिजनेसेस हैं छोटे छोटे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे अपने पेमेंट्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस की तरफ। 34वां सवाल, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम बताइए जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू इलेक्शन कमिश्नर। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी राजीव कुमार। राजीव कुमार को 22 अगस्त को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर, जिस समय लिख देती हूँ, और वो रिप्लेस करेंगे अशोक लावासा को। अशोक लावासा का जो टर्म है वो 31 अगस्त 2020 को ख़त्म होगा और उसके बाद उनकी जगह लेंगे राजीव कुमार। इसके अलावा जो 2024 का हमारा लोकसभा पोल्स है, इसकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि राजीव कुमार उसमें प्रिसाइड करेंगे एज ए न्यू इलेक्शन कमिश्नर, और उनका जो ये टर्म है ये वर्ष 2025 में ख़त्म होगा। चलिए बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। 35वां सवाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया को चुना गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उनका टर्म रहेगा टिल 31 मई 2022। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36वां सवाल, DRDO के चीफ का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में 2 वर्ष का एक्सटेंशन मिला है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जो कि DRDO के चीफ है, उन्हें हाल ही में 2 वर्ष का एक्सटेंशन मिला है। उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा था 26 अगस्त 2020 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37वां सवाल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी संजीव सिंह। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में संजीव सिंह को चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। 38वां सवाल, SBI म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए विनय तोनसे। विनय तोनसे को चुना गया है एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ SBI म्यूचुअल फंड। इसके अलावा जो विनय तोनसे है वो सर्व कर रहे थे एज द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ द चेन्नई सर्कल ऑफ SBI म्यूचुअल इन SBI। चलिए बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां सवाल, जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में हेल्थ कंसर्न्स के लिए अपना इस्तीफा सबमिट किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी शिंजो एबे। 65 वर्षीय शिंजो एबे ने हाल ही में अपना इस्तीफा सबमिट किया है। वो जापान के प्रधानमंत्री है और वो कई वर्षों से अल्सरेटिव कोलाइटिस से सफ़र कर रहे हैं, और वो अपने पद पर तब तक रहेंगे जब तक नए PM को चुना नहीं जाता है। इसके अलावा वो जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री हैं। चलिए पढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। 40वां सवाल, टिकटॉक के CEO का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई केविन मेयर। केविन मेयर ने हाल ही में इस्तीफा दिया है फ्रॉम टिकटॉक। उन्होंने टिकटॉक ज्वाइन किया था इन द मंथ ऑफ मई।
जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स चल रहे हैं और इसके लिए यूएस ने टिकटॉक को कहा था कि वो अपना यूएस का ऑपरेशंस बेच दे इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, जिसके बाद टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने रेजिग्नेशन सबमिट किया है। चलिए बढ़ते हैं अब अवार्ड्स की तरफ। 41वां सवाल, इनमें से किसने 2020 का लीडरशिप अवार्ड जीता है जो कि दिया जाएगा बाय USISPF? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई। 2 लोगों को ये अवार्ड दिया जा रहा है। पहले हैं शांतनु नारायण और दूसरे हैं आनंद महेंद्रा, और ये ऑनर उन्हें दिया जा रहा है बिकॉज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप दिखाई है और एक एग्जेम्पलरी विजन है उनका, जिससे वो भारत और यूएस के टाइज को प्रमोट करते हैं और उसमें वर्क करते हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है और उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। 42वां सवाल, इनमें से किसने 6ठा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई। रॉनी ओ सुलिवन ने 6ठा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीता है बाय 18-8। ये जो स्कोर था इसमें उन्होंने हराया था क्रायन विल्सन को। दे रही हूँ आपके लिए, क्रायन विल्सन को हरा के उन्होंने 6ठा वर्ल्ड चैंपियनशिप स्नूकर का जीता है, जो कि हो रहा था एट शेफील्ड्स क्रूसिबल थिएटर। चलिए पढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 में को इनमें से कौन से ऑथर ने जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी। मेरिके लूकस रिजनवेल्ड ने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020। इसके साथ वो हो गई हैं यंगेस्ट ऑथर जिन्होंने ये प्राइज जीता है। 29 ईयर्स की है ये, और जो प्राइज मनी है ऑफ $66,000 वो स्प्लिट की जाएगी बिटवीन द राइटर एंड द ट्रांसलेटर। तो इनके जो ट्रांसलेटर है उनका नाम है मिशेल हचिसन। ये जो प्राइज़ है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, इनका नियम ही है कि जो ट्रांसलेटर और राइटर है इन दोनों के बीच में इसे स्प्लिट किया जाएगा ताकि दोनों लोगों को बराबरी का रिकग्निशन मिले। और उनकी जो नॉवल है जिसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, उसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा मैं आपको बता दी थी कि इंपॉर्टेंट बात कि ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है ये सिर्फ उन नॉवेल्स को दिया जाता है, पहला जो कि एक फिक्शन स्टोरी हो और दूसरा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हो पढ़ने के लिए, और ये वर्ष 2016 से दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं 44th क्वेश्चन की तरफ। नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020 में इनमें से किसे सिलेक्ट किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई। मिस सुधा पेनुली को चुना गया है फॉर द नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020। इनका नाम उन 47 लोगों में है जिनके जो ये अचीवमेंट्स है उसे रिकॉग्नाइज किया गया है और जिन्हें चुना गया था, जिनका नाम सिलेक्ट किया गया था फॉर द नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020। चलिए बात कर लेते हैं। उन्होंने काफ़ी इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स दिखाए हैं। अब जिस कॉलेज की वो जिस स्कूल की वो वाइस प्रिंसिपल है, जैसे कि उन्होंने लॉन्च किया था एकलव्य बर्थडे गार्डन, इसके अलावा थिएटर इन एजुकेशन, ऐसी कई सारी उन्होंने इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने स्कूल में जिनके लिए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा वो पहली नैट अवार्डी है फ्रॉम दी EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, जो कि सेटअप किया गया था हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में। चलिए बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नीति आयोग ने साझेदारी की है विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पेटिटिवनेस और इसके लिए उन्होंने एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020 रिलीज किया है। तो इसकी ओवरऑल रैंकिंग्स में इनमें से किस राज्य ने टॉप किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी गुजरात। गुजरात ने टॉप किया है इन द एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये जो EPI 2020 है, इन्होंने हाल ही में अपनी ओवरऑल रैंकिंग्स रिलीज़ की हैं, तो उसमें टॉप किया है गुजरात ने इन टर्म्स ऑफ स्टेट। ये कोस्टल एरियाज़ में भी इन्होंने टॉप किया है और ओवरऑल भी इनकी रैंकिंग काफ़ी हाई है। इसके अलावा अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो पहले नंबर पर है दिल्ली, दूसरे नंबर पर है गोवा और तीसरे नंबर पर है चंडीगढ़।
जो ईपीआई है ये 4 बड़े पिलर्स और छोटे 11 पिलर्स यानी कि टोटल 15 पैरामीटर्स के ऊपर हर राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी को रैंकिंग्स देते हैं। जैसे कि हमारा जो एक्सपोर्ट रिलेटेड क्या माहौल है हमारे देश में या फिर उनके राज्य में, इसके अलावा बिजनेस इकोसिस्टम क्या है, हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी क्या है। तो ऐसे काफ़ी सारे पिलर्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस पब्लिक सेक्टर कंपनी ने स्वच्छता ही सेवा 2019 अवार्ड जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने जीता है स्वच्छता ही सेवा 2019 अवार्ड। ये अवार्ड उन्हें इसीलिए मिला है बिकॉज जो नेवेली टाउनशिप है उन्होंने उसे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है इनटू प्लास्टिक फ्री क्लीन एंड ग्रीन कैंपस। चलिए बढ़ते हैं अब कमिटीज की तरफ। 47वां सवाल, नीति आयोग टास्क फोर्स के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें उन्होंने ये सलाह दी है कि शुगर केन प्राइसेस और शुगर रेट को आपस में लिंक किया जाए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, रमेश चंद। रमेश चंद है नीति आयोग टास्क फोर्स के अध्यक्ष जिन्होंने ये सलाह दिया है कि जो गन्ने के दाम है और जो चीनी के दाम है उन्हें आपस में लिंक किया जाए। ये जो इसके लिए उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी इन दी मंथ ऑफ मार्च 2020 जिसे अब सबमिट किया गया है इन अगस्त 2020। उनका ऐसा मानना है कि अगर हम गन्ने के दाम और चीनी के दाम को आपस में लिंक कर दें इससे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का माहौल आएगा और इससे जो हमारे गन्ने के किसान हैं उनका जो लोन का ड्यूज वगैरह भी है वो काफ़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा। एमओयू और पार्टनरशिप्स की तरफ 48वां सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में रिलायंस रिटेल, जियो और अलाना ग्रुप के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत जो भी महिलाएं और उनकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकेंगी। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए एक एमओयू साइन किया है विद रिलायंस रिटेल, जियो एंड अलाना ग्रुप। इसके तहत जो भी महिलाएं हैं और उनका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और इसके साथ साथ रिलायंस रिटेल सपोर्ट करेगी माइक्रो ग्रोसरी वुमेन रिटेलर्स को अपने जियो मार्ट किराना स्टोर्स के तहत। इसके तहत वो जो माइक्रो ग्रोसरी वुमेन है वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में इनमें से किस देश के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत वो बुंदेलखंड का जल संकट का समाधान करेंगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, इजराइल। इजराइल के साथ हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत वो बुंदेलखंड का जो वाटर क्राइसिस है उसे एड्रेस करेंगे। और ये जो वाटर प्रोजेक्ट है जो कि साइन किया गया है बिटवीन इंडिया, इजराइल एंड बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट, इसमें 3 की कंपोनेंट्स होंगे जिसमें इजराइल की सरकार सिखाएगी कि हमें कैसे पानी को बचाना चाहिए, कैसे पानी को एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करना चाहिए और इसके अलावा एग्रीकल्चरल के लिए हम क्या एडवांस्ड प्रैक्टिसेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ड्रिप इरिगेशन वगैरह यूज़ करने के लिए भी एनकरेज किया जाएगा। और शुरुआती दौर में इस प्रोजेक्ट के तहत 28 जिलों में काम चालू किया जाएगा जिसमें से 2 जिले हैं यूपी में। चलिए बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन की तरफ। 50वां सवाल, इनमें से किस कार मेकर ने हाल ही में आईआईएम बैंगलोर के साथ अपनी साझेदारी अनाउंस की है टू इंक्यूबेट मोबिलिटी स्टार्टअप्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, मारुति सुजुकी इंडिया। मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में आईआईएम बैंगलोर के साथ साझेदारी की है जिसके तहत उनका ऐसा मानना है कि जो स्टार्टअप्स वर्क कर रहे हैं इन टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशंस वो मोबिलिटी सेक्टर में अप्लाई की जा सकती हैं, यानी कि उनकी जो रिसर्च वगैरह है या फिर जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन है उसे अप्लाई किया जा सकता है इन मोबिलिटी सेक्टर। इसके अलावा जो भी
ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपने अर्ली स्टेजेस में है, उसे लार्ज स्केल बिजनेस बनने में भी मदद की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं 51वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस कंपनी ने नेपाल के सस्तो डील के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत जो एमएसएमई है उनके लिए एक नया मार्केट ओपन किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई फ्लिपकार्ट। बेंगलुरु बेस्ड फ्लिपकार्ट ने हाल ही में नेपाल के सस्तो डील के साथ एक साझेदारी की है जिसके तहत जो हमारी एमएसएमई है यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है उनके लिए एक नया मार्केट ओपन हो गया है। इसके साथ साथ हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स है अब वो नेपाल के सस्तो डील के माध्यम से भी बेचा जाएगा और ये पहला यानी कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है बाय एन इंडियन ई कॉमर्स कंपनी। इसके तहत जो हमारा कस्टमर बेस है वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा और हम जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है वो हम ग्लोबली बेच सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं 52वें क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने इनमें से किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत उनके जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक अपने ब्रांचेस के माध्यम से बेचेंगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत बैंक इंश्योरेंस के माध्यम से एसबीआई अपने जो भी जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स है वो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के कस्टमर्स को बेचेंगी। चलिए बढ़ते हैं 53rd क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस बैंक ने हाल ही में अडर कॉर्नर के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत जो रियल एस्टेट मार्केट है बेंगलुरु का उसे बढ़ावा दिया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में साझेदारी की है विद अड्डा कॉर्नर और उन्होंने पर्दा उठाया है अपने ऑनलाइन होम कार्निवल से। इसके तहत जितने भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर बुलाया जाएगा वर्चुअली ताकि वो एक साथ मिलकर नेगोशिएट कर सके विद द रजिस्टर्ड एंड एम्पैनल्ड रियल एस्टेट सेलर्स के साथ ऑन अ रियल टाइम बेसिस। बढ़ते हैं 54वें क्वेश्चन की तरफ। 54वां सवाल, इनमें से किस संगठन के साथ एरिक्सन ने साझेदारी की है जिसके तहत वो जो स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसे मैप करेंगी 35 देशों में वर्ष 2023 तक? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी कि यूनिसेफ और एरिक्सन जो कि एक स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी है उन्होंने साझेदारी की है जिसके तहत वो स्कूल की जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसे मैप करेंगे 35 देशों में और इसके लिए वर्ष 2023 तक उनका एक एस्टिमेट है कि वो हर स्कूल में इंटरनेट प्रोवाइड करें। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है और इसी के कारण जो हमारा डिजिटल गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है वो काफ़ी आगे हैं उन स्टूडेंट्स के पास जिनके पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटरनेट रिलेटेड ना तो उनके पास एक्सेसिबल है और वो इतने रिमोट एरियाज में रहते हैं जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो वो बच्चे काफ़ी पीछे होते जा रहे हैं। तो इसके लिए ये 2 संगठन ने मिलकर साझेदारी की है जिसके तहत वो 35 देशों के स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करेंगे। चलिए बढ़ते हैं 55वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस संगठन के साथ फुटबॉल कोचेस ऑस्ट्रेलिया ने एमओयू साइन किया है जिसके तहत इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल में डेवलपमेंट किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेस और फुटबॉल कोचेस ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक एमओयू साइन किया गया है जिसके तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो भी फुटबॉल कोचेस हैं उन्हें एडुकेट किया जाएगा और इक्विप किया जाएगा। इसके अलावा फुटबॉल में जितनी भी डेवलपमेंट्स लाई जाएंगी वो भी म्यूचुअल होगा। इसके साथ साथ इंक्लूजन ऑफ फीमेल कोचेस पे भी चर्चा की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं 56वें क्वेश्चन की तरफ।
इनमें से किस यूनिवर्सिटी के साथ हाल ही में इसरो ने एक एमओयू साइन किया गया है जिसके तहत वो पहला इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च करेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, सॉरी, वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इसरो ने हाल ही में एक एमओयू साइन किया गया है जिसके तहत वो पहला इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च करेंगे। और इसके लिए जो VSSUT है उसमें 50 लाख रुपए निवेश करेगी इसरो, जिसके तहत जो हमारा स्पेस रिसर्च है उसे और ज्यादा प्रमोट और डेवलप किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं स्पोर्ट्स सेक्शंस की तरफ। 57वां सवाल, इनमें से कौन से गेंदबाज ने 600 टेस्ट विकेट लेने वाला पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन पहले फास्ट बॉलर है जिन्होंने 600 टेस्ट विकेट्स लिए हैं 156 मैचेस में। हाल ही में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था और उसके 5वें दिन उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है कि उन्होंने 600 टेस्ट विकेट्स लिए हैं। और इसके बाद उन्होंने ट्रायो ऑफ स्पिनर्स ज्वाइन किया है जो कि है मुतिया मुरलीधरन फ्रॉम श्रीलंका, दूसरे हैं शेन वॉर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और तीसरे हैं अनिल कुंबले फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा ये रिकॉर्ड सिर्फ इन तीनों ने तोड़ा है, पहले है मुतिया मुरलीधरन, दूसरे है शेन वॉर्न और तीसरे है अनिल कुंबले। लेकिन ये तीनों स्पिनर्स थे और जेम्स एंडरसन है सीमर या फिर पेसर आप कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 58वें क्वेश्चन की तरफ। 58वां सवाल, इनमें से किस फुटबॉल क्लब ने UEFA चैंपियन लीग 2019-20 जीती है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, बेयर्न म्यूनिख। बेयर्न म्यूनिख ने जीता है UEFA चैंपियन लीग 2019 एंड 20 पेरिस सेंट जर्मन को हराकर। इनका जो फाइनल मैच है वो हुआ था लिस्बन पोर्टुगल में। और बेयर्न म्यूनिख पहली ऐसी फुटबॉल क्लब है इस टूर्नामेंट में जिन्होंने एक भी मैच नहीं हारा, यानी कि वो सभी मैचेस में विनर्स इमर्ज हुए हैं। और ये उनका 6ठा टाइटल है, 6th टाइटल ऑफ सॉरी, ये उनका 6ठा यूरोपियन चैंपियंस लीग टाइटल है। चलिए बढ़ते हैं 59th क्वेश्चन में। 59th क्वेश्चन, इनमें से किस क्रिकेटर का नाम दर्ज हुआ है इन द ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, 3 लोगों का नाम दर्ज हुआ है इन द ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। पहले हैं जैक्विस कॉलिस फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दूसरे हैं लीजा स्टॉलकर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, शी इज अ फीमेल क्रिकेटर, और तीसरे हैं जहीर अब्बास फ्रॉम पाकिस्तान। इनका नाम दर्ज हुआ है इन द ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के आखिरी सेक्शंस की तरफ जो कि है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स 2020। तो 21 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे, ताकि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाई जाए कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें उनका ध्यान रखना, उनके राइट्स वगैरह क्या हैं उसके बारे में लोगों को बताया जाता है। इसके अलावा 26 अगस्त को मनाया जाता है वुमेन इक्वालिटी डे। 1920 में US में एक अमेंडमेंट पास हुआ था, उसमें एक 19th अमेंडमेंट पास हुआ था जिसमें पहली बार औरतों को राइट टू वोट दिया गया था। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वालिटी डे मनाया जाता है। इसके अलावा 24 से 28 अगस्त तक चला था वर्ल्ड वाटर वीक एट होम। ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाई SIWICV द्वारा ऑर्गेनाइज किया था और जिसमें लगभग 500 अलग अलग संगठन्स ने हिस्सा लिया था और 4000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे। इसमें जो हमारे पानी है एक ग्लोबल इशू को एक फोकल पॉइंट है जहाँ पर इसे एड्रेस किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा पानी, कैसे हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इसे सही ढंग से यूज़ कर सके। और हमारा जो 2020 का थीम था वो था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन।
इसके अलावा 29 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल हॉकी डे। ये जो हमारे हॉकी के लेजेंड थे ध्यानचंद, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है नेशनल हॉकी डे, बिकॉज उन्होंने भारत को 3 गोल्ड मेडल हासिल करवाए थे। तो चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग के हो, एसएससी के हो, रेलवे के हो, जैब के हो, कैब के हो या फिर पैरा 13.2 के हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई भी सजेशन हो, कोई कमेंट हो या फिर कोई शिकायत हो तो हमें नीचे ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।